हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुपेस एजुकेशन उन्ना। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो से देखते आ रहे हैं, पिछले पार्ट डिस्कस करते आ रहे हैं, तो अभी तक हमने टोटल 6 पार्ट स्टडी कर लिए हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट नंबर 7, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, कुछ सॉल्यूशन चैप्टर के एंड केमिकल काइनेटिक्स के। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम स्टडी करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 7। तो हमने अभी तक 34 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो आपके पास 35 क्वेश्चन ये रहा। If a current of 1 ampere is drawn from the Daniell cell for 96.5 minutes, the cathode will gain in weight by what? चलिए, तो जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन में मेंशन करा गया कि हम डेनियल सेल की बात कर रहे हैं। कौन से सेल की बात कर रहे हैं? डेनियल सेल। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि डेनियल सेल में हमारे पास जिंक और कॉपर एज अ इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमें ध्यान है कि इसमें जो जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है, तो फटाफट जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा। ऐसे ही मेरे पास कॉपर 2 पॉजिटिव होगा सॉल्यूशन में, जो कॉपर बनेगा। तो इट मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन का लूज होगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एंड हम सबको पता है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है एंड कैथोड के ऊपर होती है आपकी रिडक्शन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने डेनियल सेल प्रेडिक्ट कर लिया। डेनियल सेल में जिंक कॉपर होता है जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड में जो जिंक होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, तो आपके पास जो जिंक होगा वो टूट के बनाएगा Zn2 पॉजिटिव एंड जो कैथोड होगा उसमें जो आपका सोल्यूशन है किसका? कॉपर सल्फेट का, उसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा? कॉपर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कैथोड पढ़ लिया कि कैथोड पे क्या होगा? आपका गेन होगा। तो जो रिएक्शन यहाँ पे हमें बोली गई है वो ये है, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और ये क्या बनेगा? आपका कॉपर बनेगा। तो यहां से हमारे पास जो N है वो कितना आएगा? 2, क्योंकि इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो अब हमें वेट निकालना है, तो ये क्वेश्चन है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। तो यहां पे मेरे पास मिनट दे रखे हैं, यहां पे मेरे पास क्या दे रखा है? आपका करंट दे रखा है। तो आप सबको याद होगा कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। ठीक है, ये W है आपका मास ऑफ द सब्सटेंस जो आपका लिबरेट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर। एंड Q क्या है? हमारे पास चार्ज। तो Q सबको पता है क्या होता है? I इंटू टी होता है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये बनेगा W इज इक्वल टू Z। ये Z प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Q। इक्विवेलेंट कांस्टेंट या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये है आपके पास इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? आपके पास मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब हम इसे क्या बोल रहे हैं? इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, तो साथ में जब आप इसको स्टडी करोगे तो यहां पे आ जाता है फैराडे। तो क्या इज इक्वल टू एम मोलर मास, एन क्या है? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड एफ क्या है? आपका फैराडे। तो अगर मैं स्टेटमेंट को करूं तो W इज इक्वल टू Z की जगह आएगा M अपॉन N इंटू Q की जगह आएगा I इंटू T एंड F की जगह आएगा 96500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। अब सारा डाटा पुट कर देते हैं। मोलर मास, कैथोड पे कॉपर है तो मोलर मास 63 मेंशन कर रखा है, तो आपके पास ये बन जाएगा 63.5 मल्टीप्लाई बाय आई। आई है आपके पास 1.0 एम्पियर एंड टी है 96.5। तो इसे मिनट में चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 96.5 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड अपॉन मिनट। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इस मेथड से। एन कितना आएगा आपका? 2 मल्टीप्लाई करेंगे 96500 कूलम के साथ।
तो जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा जो लिबरेट हो रहा है। कहां पे लिबरेट हो रहा है? जो कैथोड के ऊपर। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, आपने ध्यान रखना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये नियर बाय में आंसर आ जाएगा 1.905 ग्राम। तो इट मींस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन क्या कर रखा है? सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ। तो आप सबको याद होगा हेनरीज लॉ का पहले बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हेनरीज लॉ का फॉर्मूला, जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास मोल फ्रैक्शन के। याद है? तो यहां पे आपके पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 बोला है इन वाटर। कितना मेंशन है? 1.6 into 10 raised to power 8 पास्कल at 298 Kelvin. The quantity of CO2 is 500 gram of soda water when under 3.2 bar pressure at 298 Kelvin. तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है that is 3.2 bar pressure। चलिए पहले तो हम इसे चेंज करते हैं पास्कल में। तो आप सबको याद होगा 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। ठीक है जी। देन ये क्या बन जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मैंने चेंज कर दिया। किसको मैंने चेंज कर दिया? मैंने बार को चेंज कर दिया किसमें? पास्कल में। तो 1 बार 10 रेज टू पावर 5 पास्कल, कंप्लीट लिख देता हूं 5 पास्कल। तो 3.2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। तो आपके पास बन जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। तो फॉर्मूला क्या बोला था मैंने अभी? फॉर्मूला मैंने बोला था कि जो प्रेशर होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? मोल फ्रैक्शन। किसकी मोल फ्रैक्शन? CO2 की मोल फ्रैक्शन। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये रहा आपका हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ये है आपके पास काई दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो अभी मुझे क्या बताना है यहां पे? अभी हमें लेके जाना है इसे किस टर्म में? हमें बतानी है मोल फ्रैक्शन किसकी? CO2 की। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर डिवाइड बाय हेनरीज कांस्टेंट, जिसका डाटा क्या दे रखा है हमें? प्रेशर कितना है हमने अभी बनाया था दैट इज 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। ठीक है जी। और अपॉन में हेनरीज कांस्टेंट हमें क्वेश्चन में मेंशन था दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 8। तो ये 16 वन जा, ये 16 आपके पास हो जाएगा 2 जा 32 और ये गए आपके पास तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। क्या बन जाएगा? 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3। मैंने बार को चेंज क्यों किया? क्योंकि यहां पे भी मेरे पास क्या है? पास्कल में दे रखा है। और आप सबको पता होगा कि जो मोल फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है हमारे पास? यूनिट प्लेस। तो इसीलिए ये जो हमने आंसर बनाया 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 ये हमारे पास क्या है? आपका यूनिट प्लेस है। चलिए तो आगे इसको पानी में डिसॉल्व करा है। पानी में डिसॉल्व करा है तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स? किसमें डिसॉल्व करा है? वाटर में। तो वाटर के क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या निकालेंगे? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है हमारा? 500 ग्राम है। तो इतनी क्वांटिटी ऑफ CO2 को आपने डिसॉल्व करा है तो 500 डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा? वाटर का मोलर मास दैट इज 80। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा ये आई थिंक 28 मोल्स के आसपास लिख लेते हैं। वैसे 27 पॉइंट समथिंग आएगा तो ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन ना देते हुए हम इसे 28 मोल्स लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये आगे कितने आपके? 28 मोल्स। अब हमें यहां पे हमने मोल फ्रैक्शन बताई किसकी बच्चों? CO2 की। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब जरा यहां पे ध्यान से देखेंगे, आपने गैस को पानी में डिसॉल्व कर रखा है तो CO2 की तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से यहां पे हम CO2 को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो आपके पास बचेगा क्या? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हमने CO2 के मोल्स भी निकाल लिए, ठीक है, और आपके पास वाटर के मोल्स भी निकाल लिए। बस आपने इन दोनों को क्या कर देना है? अब डिवाइड। तो दैट मीन्स CO2 के मोल्स आए
2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 28 मोल्स, जो कि किसके हैं, वाटर के। तो आपने मोल्स निकाल लेने, सॉरी आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो यहां पे क्या है, ये हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, दैट इज कितनी निकाली थी, 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने किसके, CO2 के। वाटर के मोल्स कितने हैं, 20। तो यहां से निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 28 मोल्स। तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, और हमें बतानी क्या है, हमें बताना है इसका मास। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम यहाँ पे बता देते हैं कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये बन जाएगा आपका 61, 50 10⁻³ भी है तो ये बन जाएगा आपका 56, ले लेते हैं इसे, 56 इंटू 10⁻³ तो ये बन जाएगा आपका 0.056 समथिंग। ठीक है, तो हम इसे इतना लेके चलते हैं 0.056, ये मोल्स बन गए किसके, CO2 के। चलिए मास निकाल लेते हैं फटाक से। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास ऑफ CO2 निकालना है हमें, और अपॉन में मोलर मास हमें पता है CO2 का कितना होगा, 44। तो मोल्स कितनी है, 0.056 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू गिवन मास। तो हमें पता लग जाएगा कि इतनी CO2 हमने क्या कर रखी है यहाँ पे डिसॉल्व। तो 44 को 56 से आपने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास देखिए, अगर मैं ज्यादा कैलकुलेशन में ना जाऊं तो आप 55 को ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, पर आपके पास 3 आंसर यहाँ पे ऐसे हैं कि जो पॉइंट के बेसिस के ऊपर जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका आंसर बनेगा आपका नियर अबाउट में 2.44 ग्राम। ठीक है जी, कितना आंसर बना इसका, 2.44 ग्राम आंसर बना। तो देख लीजिए एक बार, ऐसा क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस हैं और आता भी है, एक हेनरीज लॉ का क्वेश्चन। तो आपने ध्यान रखना है, कई बार वो क्या करता है, हेनरीज लॉ को मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करता है, तो हमें मोल फ्रैक्शन भी निकालनी आनी चाहिए। और ये बात याद रखना, जब भी हमारे पास क्या होती है, गैस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास जो गैस की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है, तो उसके मोल्स भी क्या होंगे, कम होंगे। तो जिसको हम क्या कर देंगे, पानी के सामने निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एक क्वेश्चन आपने बच्चों ये भी तैयार करके जाना है, दैट इज, ये है आपके पास रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ सबको याद होगा, पार्शियल प्रेशर वाले फॉर्मूला, दैट इज P नॉट A इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, या P नॉट B इज इक्वल टू P नॉट B इंटू काई बी। काई बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो आपने ये दोनों फॉर्मूले याद करे होंगे पार्शियल प्रेशर के साथ रिलेट करके। दैट इज, मैं फिर से लिख देता हूं, दैट इज PA is equals to P naught A chi A and PB is equals to P naught B chi B। ये फॉर्मूले आपने याद रखे होंगे। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास हम आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन बनाते हैं। आइडल सोल्यूशन में तो आपके पास जो आपके पास ए की इंटरेक्शन बी की इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है, किसके लिए, जो आपके पास ए बी बनता है। सेम आपके पास जब हम नॉन आइडल पढ़ते तो उसमें रॉड्स लॉ फॉलो नहीं होता है, तो इसमें दो तरह की डेविएशन हो जाती है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चों आपको उनके बेसिस के ऊपर क्या पूछी जाएगी, एग्जांपल्स पूछी जाएगी। तो आपने जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स है वो तो आपने याद रखनी है, आप उनको याद कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आप उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप उनको आयनिक बॉन्ड, आप उन्हें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के साथ क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। जैसे कि आप सबको पता है कि वहां पे इंटरेक्शन हो रही है, तो इंटरेक्शन के बिहाफ के ऊपर जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उनके पास आयनिक इंटरेक्शन होंगी और वैन डर वाल इंटरेक्शन होंगी। तो आप इंटरेक्शन के बिहाफ के ऊपर इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बोला, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ। तो आपके पास यहाँ पे आपको क्या बतानी है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ एक्सेप्ट, तो हमें क्या बताना है, नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल बतानी है। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास जो हम सोच रहे थे कि वेपर प्रेशर बनेगा उतना वेपर प्रेशर नहीं बन पाता है, क्योंकि जो आपकी ए की बी की इंटरेक्शन होती हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज कंपैरिजन टू जो आप क्या बनाने जा रहे हो, ए बी बनाने जा रहे हो।
ठीक है, तो उस बिहाव के ऊपर आपने जस्ट यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कौन सी आपकी नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल है। तो आपके पास नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल क्या है, CH2 5O, दैट इज ये क्या है आपके पास C2H5O ईथर है और साथ में क्या है HCl है। तो आपने ध्यान रखना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, तो इसको ध्यान से कर लेना है आपने सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A solution contain 2.60 ग्राम। देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास। A solution contain तो 2.60 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो आपने यहां पे सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमारे पास एक नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे रखा है। इसका मतलब पता होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपको याद है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो आप जैसे उनको पानी में डालोगे वो तुरंत ही आयन की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिनको पानी में डालने पे आपको कंप्लीट डिसोसिएशन देखने को नहीं मिल रही, उनके लिए जो आई होता है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी बनती है, 1 बनती है, क्योंकि आप उन्हें आयन की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं कर पा रहे। सोल्यूट इज 200 ग्राम। तो ये आपके पास सोल्यूट बोला है, कैसा सोल्यूट है ये, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसका मास कितना दे रखा है 200 ग्राम। उसको आपने वाटर में डाला और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, दैट इज 100। ये आपके पास 100.130 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है 1 एटमोस्फेयर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हमें क्या बताना है, हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास। किसका मोलर मास, सोल्यूट का मोलर मास। ठीक है जी, चलिए तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, हमें केबी की वैल्यू भी दे रखी। तो आप सबको याद होगा हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला दैट इज डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है जी, तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो किसमें चाहिए होता है, केजी में चाहिए होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में क्या होगा, मोलर मास। तो हमें गिवन मास ऑफ सोल्यूट है क्वेश्चन में, और हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करते डाटा पुट करते हैं, दैट इज डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज एलिवेशन कांस्टेंट केबी मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मैं इसको ले रहा हूं एम बी, डब्ल्यू बी ले लेते हैं मास के लिए, ठीक है डब्ल्यू बी, और इसी का मोलर मास को हम ले लेते हैं एम बी मल्टीप्लाई बाय एम ए दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और हमें चाहिए केजी में बट क्वेश्चन में दे रखा है ग्राम्स में, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाई विद 1000, तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी हमारे पास ये जो दे रखा है ये कब का है, जब हमने उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया, तो दैट मीन ये है आपका सोल्यूशन का। और हमें प्योर का याद है, प्योर का कितना होता है, प्योर वाटर कितने पे बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये कब का है, एलिवेशन का मतलब जब आपने उस सोल्यूशन जो बनाया गया है सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड करा, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, आपका बढ़ गया। तो ये कब का है, ये वो सोल्यूशन का है जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इट मींस ये हमें क्या दे रखा है, टीबी दे रखा है, क्या दे रखा है ये टीबी, और टीबी नॉट यूज करते हैं किसके लिए, प्योर के लिए, वो कितना होगा 100। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है आपका टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी कितना है 0.52, डब्ल्यू बी मीन्स मास ऑफ क्या है ये हमारे पास सोल्यूट दैट इज 200, एंड एमडी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1000 दे रखा है। ठीक है जी, और आपको मेंशन कर रखा है इसको किसमें डिसॉल्व करा है, एक मिनट, ये दे रखा था 2.60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, तो 2.60 ग्राम ये है,
एंड 200 मेरे पास मेंशन कर रखा है, दैट इज MA। दैट इज जब हमने क्या करा है, डिसॉल्व करा। अच्छा जी, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप इसे MA मत लिखिए, आप इसे WA लिख लीजिए, क्योंकि मास चाहिए ना, तो मास को हम ना W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये WB है मास ऑफ सोल्यूट और WA है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सोल्यूट दे रखा था 2.60 एंड आपके पास WA दे रखा था 200 ग्राम। तो मैंने इस तरह से उसको लिख दिया, ग्राम में था, केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है 1000 के साथ। जस्ट अब देखिए टीबी हमें मेंशन है, कितना है 100.130 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस is equals to 0.52 multiply by 2.60 multiply by 1000 divide by MB into 200। तो आपका मन है आप इधर ही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, या आप इसको पूरा MB के रिस्पेक्ट में बना लीजिए। तो ये MB का डाटा आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करना है आपको, यहां से माइनस करिए तो ये बचेगा आपका 0.00130। तो आप इसको 0.130 है ना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपके पास बन जाएगा नियर अबाउट में 52 के आसपास। देन तो ये बन जाएगा आपका 52.0 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, सॉल्व कर लेना, यहां से बचेगा 0.130, ये चला जाएगा नीचे, MB आ जाएगा ऊपर, 2 से ये कट ही गया है, ये 1.30 को 1000 के आसपास मान लेना, आंसर आपका इसी के नियर बाय में आ जाएगा। तो आ जाएगा 52.0। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, आंसर मैंने आपको बता दिया, मेथड बता दिया। चलिए अब यहीं पे आपने यहां पे एक पॉइंट को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में नॉन वोलेटाइल की जगह आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोलाइट दे देता, तब हम इसी फॉर्मूले में वांट ऑफ का क्वेश्चन यूज कर सकते थे, फॉर्मूला यूज कर सकते थे। अगर यहाँ पे क्या होता, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, अगर यहाँ पे कोई आयनाइजेबल होता जिसे आप आयनाइज कर सकते हो, ठीक है, तोड़ सकते हो आयन की फॉर्म में, देन आपके पास यही फॉर्मूला क्या बन जाता, I इंटू KB इंटू स्मॉल m, दैट इज मोलैरिटी। तो ध्यान रखना दोनों में जब आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड आए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, क्योंकि वो आयन की फॉर्म में टूट सकता है, तो आप वहां पे I की वैल्यू भर देना। फॉर एग्जांपल मान लो NaCl होता, ठीक है, सपोज करो NaCl होता, तो NaCl जब टूटता है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो I की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो उस केस में आप I की वैल्यू को बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा मैंने रखा भी है जो आपको क्लियर कर देगा कब हमने I लेना है, कब हमने I नहीं लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में इस बार आपके पास मेंशन ऐसे ही है कि आपके पास इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर डिस्पर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन आ गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का by 1.86 degree Celsius, then what will be the freezing point of solution of 1 mole of solute in 500 ग्राम of water। तो आपने यहां पे भी सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस टीबी की जगह इस बार क्या जाएगा आपका TF। दैट मीन्स अब हम बात कर रहे हैं आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KB। KB की जगह क्या आ जाएगा, KF फ्रीजिंग के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए कि आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज एक तो 1 मोल है, तो आपके पास 1 मोल ऑफ सोल्यूट, दैट मींस आपके पास मोल्स दे रखे हैं, किसके मोल्स दे रखे हैं, सोल्यूट के मोल्स दे रखे हैं, कितने मोल्स है 1, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास मास दे रखा है किसका, वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट है, कितना दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर लेना केजी में, तो आपके पास मोलैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन में हमें मोल्स मेंशन है, अपॉन में मास आता है किसका सॉल्वेंट का, जो हमें किस में चाहिए, जो हमें चाहिए केजी में। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, चाहे आप 500 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, या आप इसको डायरेक्ट लिख लो 0.5। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, कितना बनेगा 10 और नीचे आएगा 5, तो ये बन जाएगा आपका 2
kg और साथ में क्या आएगा पर मोल। तो आपके पास 2 मोल पर केजी लिख लीजिए, 2 मोल पर केजी। इसी को हम एक और क्या लिखते हैं मोलल। ये यूनिट होते हैं जो आपने याद रखने हैं किसके मोलैलिटी के। चलिए अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। केएफ भी हमारे पास है, डेल्टा टी ये देखिए ये कितना है 1.86 बता रखा है कि इतना क्या हुआ है डिप्रेस हुआ है। तो यहां से सबसे पहले डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ क्या बनेगा, के एफ कितना है आपके पास 1.86 मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना आया है 2। तो डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.86 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 27.3। तो ये बनेगा 3.72 ठीक है डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। अब आपने जस्ट क्या करना है, टीएफ है तो हमें यहां पे मेंशन कर रखा है इसका। अच्छा टीएफ होता क्या है, टीएफ होता है हमारे पास टीएफ ये प्योर है, माइनस क्या करना है जो आपके पास सोल्यूशन का होता है। टीएफ प्योर के लिए है एंड टी नोट एफ किसके लिए, जो हमने सोल्यूशन बनाया। तो क्वेश्चन में हमें सोल्यूशन का मेंशन कर रखा है, हमें निकालना किसका है, हमने फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है किसका, सोल्यूशन का बताना है। तो हमें टी नोट एफ क्या करना है क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमने टीएफ कैलकुलेट कर लिया, इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास क्या निकलेगा फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा, कितना आएगा ठीक है। तो प्योर का तुम्हें पता है कितना होता है 0. देखो हमें निकालना ये है, हमने क्या किया इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये बनेगा टीएफ माइनस डेल्टा टीएफ। तो टी नॉट एफ दैट इज इक्वल टू प्योर पता ही है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस क्वेश्चन में हमने टीएफ कैलकुलेट कर लिया हुआ दैट इज 3.72 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास आंसर कितना बनेगा 3.72 माइनस के, इसके माइनस के। तो आंसर आ जाएगा 3.72 डिग्री सेल्सियस, कितने का माइनस का ठीक है। अगर यहीं पे हमने आई रखना होता तो हम आई कितना रखते 1 रख लेते, क्योंकि ये कैसा सोल्यूशन है, ये आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आयन की फॉर्म में नहीं टूटेगा, तो आई की वैल्यू क्या देगा 1। यहीं पे अगर मान लो NaCl होता तो हम कितना लेते 2 लेते। यहीं पे आपके पास कोई और जैसे Al2SO4 का थ्राइस दे दिया, तो अब आपने क्या करना है, आपको पता है Al2SO4 का थ्राइस जब टूटेगा तो ये किसकी फॉर्म में टूटेगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो ये कितने आयन बना दिए 5। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आप इस वे से भी इसको क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डन है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही मैंने आई की वैल्यू का ही एक क्वेश्चन रखा है कि आपको ये क्लियर हो जाए कंसेप्ट, क्योंकि नीट के पेपर में आई के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ जाता है। यस जैसे कि ये क्वेश्चन रहा द 0.1 स्मॉल m मीन्स मोलैलिटी, कैपिटल M मीन्स मोलैलिटी, एक्वा सोल्यूशन ईच ऑफ यूरिया। अब हमें पता है यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यूरिया के लिए आपके पास जो आई होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1 आएगी। देन कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज NaCl। जब ये टूटेगा तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस क्या बनाएगा Cl नेगेटिव। दैट मींस आयन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 1 for Na पॉजिटिव कैटायन एंड 1 for Cl नेगेटिव anion। एंड उसके बाद है आपका सोडियम सल्फेट दैट मींस Na2SO4। तो बच्चों जब ये टूटेगा तो ये बनाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस 1SO4 2 नेगेटिव। तो इस केस में जो आई होगा वो आपका कितना होगा 3, 2 for Na पॉजिटिव कैटायन एंड 1 for SO4 2 नेगेटिव anion। तो ये बन जाएगी आई की वैल्यू कितनी 3। तो हमें बस इसकी रेशो ही पूछी है, द रेशो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज। तो आप सबको पता है कि हमने अभी तो देखा था डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू क्या जाएगा m जाएगा। अब आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी प्रोपोर्शनलिटी हटा भी दो तो आपके पास KB आ जाएगा या KF आ जाएगा। अगर फ्रीजिंग है तो F है, अगर आपका बॉइलिंग है तो क्या होगा आपका I। चलिए मैं उसके रिस्पेक्ट में बता देता हूँ, बॉइलिंग के रिस्पेक्ट में डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m लेते थे ना, तो डेल्टा टी बी आपके पास KB इंटू m बनाया था और डेल्टा टी बी को हम क्या लिख सकते हैं I इंटू KB इंटू m।
तो आई की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास एम को मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपके पास डेल्टा टीबी भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 1:2:3 बनेगा। डन। तो आई की वैल्यू के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, तो आपने इस चीज को याद रखना है। देन आई को तोड़ना आना चाहिए, अगर ये गलत तोड़ोगे तो क्वेश्चन गलत करोगे। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो यहां पे बोला है फॉर द रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, हैबर्स प्रोसेस दे रखी है, तोड़ दिया है इसे N2 + 3H2 की फॉर्म में। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन आपके पास मेंशन कर रखी है। ठीक है जी, तो पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हैबर्स प्रोसेस से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, इसको आपने डिसोशिएट करना है N2 + 3H2 की फॉर्म में। तो अगर मैं इसकी कॉमन रेट की इक्वेशन लिखूं तो रेट ऑफ, आपके पास सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, डिसअपीयर होता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या बनेगा, क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ये कितना मेंशन कर रखा है, -d/dt ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू, इसे बोल रखा है ये क्या है, K1, और यहां पे क्या है आपका अमोनिया है। ऐसे ही अब N2 और H2 की तो फॉर्मेशन हुई है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ओ, पहले लिख लेते हैं N2 के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 प्लस के d/dt रेट के रिस्पेक्ट में, और कंसेंट्रेशन क्या आएगी, N2 ही आएगी। क्वेश्चन में इसको क्या बोला है, ये कितने के बराबर है आपका, K2 के बराबर, K2NH3 अमोनिया। ऐसे ही अब तीसरे स्टेप में हमें क्या बोल रखा है, रेट जो है रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपीयर होता है हाइड्रोजन, इज इक्वल्स टू प्लस के d/dt, और आपके पास क्या आएगा H2। ये किसके बराबर है बच्चों, K3NH3 के बराबर। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें करेक्ट रिलेशन बताना है K1 K2 K3, ऐसा क्वेश्चन नीट में आ जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन के लिए रेट लिखूं तो आपके पास रेट क्या बनेगा इक्वेशन के लिए, -d/dt, स्टोइकियोमेट्री कहां पे आ जाती है, डिवाइड में, तो 1/2 d/dt ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लस d/dt ऑफ N2 इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 d/dt ऑफ आपका हाइड्रोजन, ये बन जाएगा। अब आपके पास जो ये डाटा है उनमें जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -1/2। अब d/dt ऑफ अमोनिया को क्या लिखना है, इसे हमें लिखना है K1 कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विच इज इक्वल टू प्लस d/dt ऑफ, इसकी जगह क्या लिखना है आपने, इसकी जगह लिख देना है K2, और यहां पे क्या आएगा अमोनिया NH3 विच इज इक्वल टू प्लस 1/3 K3, और साथ में क्या आएगा अमोनिया, यही बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, रिलेशन के अकॉर्डिंग जाना है, K1 K2 K3 अमोनिया तो सब में कॉमन, इनका एलसीएम लीजिए, तो ये कितना एलसीएम आएगा, 6 आएगा। कितना एलसीएम आएगा इसका, 6। तो यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1/2, 6 माइनस के मल्टीप्लाई 1/2, और यहां पे क्या होगा K1, साथ में क्या है अमोनिया, तो ये कितना आ गया 3, तो मतलब आपके पास 3K1 होगा, तो ये क्या है 3K1, तो ऑप्शन आपका यहां से बन सकता है। अब यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 6K2, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, 6 मल्टीप्लाई 1/3 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा 2K3। तो जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या आएगा, 3K1 is equals to 6K2 is equals to 2K3, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, और ऑप्शन में एक ही जगह। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सामने आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
तो ये डरना नहीं है कि ये सब अमोनिया के बराबर ही क्यों लिख दिया, उन्होंने एक सिचुएशन दी है, मैंने उस सिचुएशन को लिख दिया। देखो इतना तो हम लिख के जाएंगे ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे, उन्होंने क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बता ही दिया। ये कितने के बराबर है, K1 के बराबर है, ये कितना है K2, ये कितना है K3। अब यही क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बन गई, जस्ट मैंने इनके डाटा को यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जहां पे आपको डायरेक्ट K1 K2 K3 का क्या दे देते हैं, रिलेशन दे देते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, 2 मोल्स दे रखे हैं NO के, और साथ में क्या है, O दे रखा है O2 मोल दे रखे हैं NO2 के। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज ट्रिपल। चलिए तो आप सबको पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, क्या है मेंशन, क्या है इक्वेशन, 2NO प्लस O2 गिव राइज टू 2NO2, ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जब भी हम मोलैरिटी निकालते हैं तो जो हमारी मोलैरिटी क्या होती है, कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन अपॉन क्या होता था, वॉल्यूम होता था। तो मैं यहां कंसेंट्रेशन मींस नंबर ऑफ मोल्स, आप अच्छा देखो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जो मोलैरिटी थी, मोलैरिटी क्या आपके पास एक कंसेंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। तो मैं बोल सकता हूं कि जो कंसेंट्रेशन है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किससे, वॉल्यूम से। मानते हो ये बात, जो कंसेंट्रेशन है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे, वॉल्यूम से। तो अब हमें क्वेश्चन में बोला द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज ट्रिपल। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज ट्रिपल, मतलब जो हम नई वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो पहली वाली की तो क्या होगी, ट्रिपल जाएगी। तो मतलब जो V2 होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा, किससे, V1 से। मानते हो ये बात। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपकी 3 गुना बढ़ रही है तो कंसेंट्रेशन 3 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसकी कंसेंट्रेशन की बात करूं दैट इज NO, तो अगर मैं NO की कंसेंट्रेशन की बात करूं तो न्यू NO क्या होगा, पुरानी वाली NO का 3 गुना कम, दैट इज इनवर्स। तो ये क्या बनेगा, NO/3 बन जाएगा, या आप 1/3 इंटू क्या लिख सकते हो, NO लिख सकते हो। ऐसे ही मेरे पास पुरानी O2 यहां पे है, न्यू O2 क्या बनेगी आपकी 1/3 टाइम्स ऑफ O2 बन जाएगी। ऐसी होगी पुरानी वाली कंसेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, 3 टाइम लेस हो जाएगा। तो अगर मैं इसके लिए रेट लिखता हूं दैट इज रेट 1, फर्स्ट जो रेट क्वेश्चन में है, तो हमने पढ़ा है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन आपके पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर। तो जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, रेट कांस्टेंट। मैं हटा रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दिया, और यहाँ पे लिखूंगा कंसेंट्रेशन ऑफ NO, स्टोइकियोमेट्री रेज़ टू पावर में जाती है एलिमेंट्री में डायरेक्ट। बट अगर हमारे पास ये ऑर्डर होता तो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते। क्वेश्चन में बोला है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंपल रिएक्शन मींस मॉलिक्यूलरिटी, जिसमें जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो डायरेक्टली रेज़ टू पावर में चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रेट 1 के NO का 2 टाइम, जैसे हमें क्वेश्चन में मेंशन था, रेज़ टू पावर चला गया, ऑक्सीजन क्या चला गया 1। अब इस कंसेप्ट से हमारे पास रेट 2 कितना आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, NO मल्टीप्लाई नीचे है 3, और इसको ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि रेट में आपका स्टोइकियोमेट्री कितनी थी, स्टोइकियोमेट्री थी आपकी 2, तो ये बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो जो आपका रेट 2 होगा वो बन जाएगा आपका K कांस्टेंट, यहां पे बन जाएगा आपके पास 3 3 जा 9, तो NO2 अपॉन में क्या बनेगा 9, मल्टीप्लाई 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, साथ में क्या आएगा O2 कंसेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। तो आपके पास ये बन जाएगा रेट 2 विच इज इक्वल टू, ये करिए तो 9 3 जा 27 टाइम्स, और यहां पे क्या बनेगा अंदर K कांस्टेंट, NO कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, और साथ में कंसेंट्रेशन ऑफ O2। तो क्या ये आपके रेट 1 के बराबर है, तो आपके पास जो रेट 2 निकाला आपने
वो 1/27 टाइम होगा किससे, रेट 1 से। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब इट्स 1/27 टाइम्स। तो आप भी इस तरीके से क्वेश्चन करना, पहले रेट 1 बनाना, फिर कंसंट्रेशन या वॉल्यूम दोनों में से कोई चीज दी जाएगी। वॉल्यूम बोला होता तो हम 3 गुना कर देते, पर उसने वॉल्यूम बोला है 3 गुना करा। अब हमें कंसंट्रेशन रेट बताना, और रेट तो डिपेंड करता है, आपको पता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बता दिया कि उसका जो रेट होगा वो 1/27 टाइम्स होगा किससे, रेट 1 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीट वालों के लिए ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत चांस है पेपर में कि क्वेश्चन वो इस तरह से दे दे। अब यहाँ पे भी रेट के परस्पेक्टिव से बनाते हैं। सबसे इजी मेथड होता है इसको करने का, मैं इस इक्वेशन को R1 लेट कर लेता हूं, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। तो ये बन गया आपका रेट 1, रेट 2 एंड रेट 3, रेट 4। अब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको पता है कि जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए और साथ में कंसेंट्रेशन ऑफ बी। डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्शन में क्या मेंशन, जैसे यहाँ पे ए बी दे रखा है, तो अगर आपके पास ये डाटा आया तो मतलब वो ऑर्डर कैलकुलेट कर रहा है, अगर डाटा नहीं है तो मतलब मॉलिक्यूलरिटी है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो उसमें देखिए सामने NO के सामने 2 लिखा था, तो आपने डायरेक्टली पावर में क्या भर दिया, 2 भर दिया। बट जब आपको ऑर्डर निकालने के लिए दिया जाए तो आपको उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। मैं इसको अल्फा लेट कर लेता हूं, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, बी, बीटा। आप XY भी लेट कर सकते हो। चलिए, तो जो रेट है पहले हम लेते हैं। देखिए इसमें सबसे इजी मेथड होता है कि आप यहाँ पे ढूंढिए जो सिमिलर है उनको आप क्या कर दे, काट दो। देखिए जैसे मुझे यहाँ पे इक्वेशन ये और एक ये वाली दिख रही है, तो इसमें ये दोनों कॉमन है, ये कट जाएगा, इन्हीं के भी आपके ऊपर आंसर बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने R2 को R3 से डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास K तो कांस्टेंट है दोनों रिएक्शन का, ये ऐसे रह जाएगा। A की वैल्यू, A कितना है 0.24, 0.024 है, और अपॉन में भी क्या बनेगा 0.024, यहां पे क्या आएगा अल्फा, और मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 0.070 अपॉन में 0.035, और यहां पे क्या है बच्चों, बीटा है। तो अब देखिए रेट कितना है, R2 कितना है 0.8 है, और R3 कितना है 0.1। तो K से तो मैंने क्या करा, K को काट दिया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या 0.1, ये बच गया 8 विच इज इक्वल टू, ये कटेगा तो कितना आएगा 2। अब आपने यहाँ पे बीटा की क्या वैल्यू पुट करनी है कि वो 8 के बराबर आ जाए, तो 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे बीटा की वैल्यू भरनी पड़ेगी 3। तो इट मीन्स कि मेरे पास बीटा मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस कितना आ जाएगा 3। ये किसका, सिर्फ बीटा। लास्ट में आपको ऑर्डर निकालना है तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए, तो मतलब कि बी की वैल्यू तो 3 आएगी ही आएगी, मतलब जो यहाँ पे है उसकी स्टोकियोमेट्री कितनी जाएगी 3 जाएगी, तो ये तो सही। अब कर लेते हैं ए के परस्पेक्टिव में बात। तो मुझे यहाँ पे ये दोनों डाटा सेम दिख रहे हैं, तो इस बार मैं क्या करता हूं, R3 को डिवाइड कर देते हैं R1 के साथ। तो R3 को जब आपने R1 के साथ डिवाइड करा तो R3 कितना है 0.1, और R1 भी कितना है 0.1। नेक्स्ट A कितना है आपके पास, यहाँ पे K कांस्टेंट, K कांस्टेंट, A कितना आएगा 0.024 डिवाइड बाय 0.012, यहाँ पे अल्फा और बीटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, पर यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाएगा, कॉमन है दोनों में, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे K कट गया और यहाँ पे आएगा 1। तो अब 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा आपका 2। तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करनी। अब 2 की क्या वैल्यू पुट करोगे, अल्फा क्या वैल्यू होगी जो 1 के बराबर आ जाएगा, तो हमें पता है 1 इज इक्वल टू 2 पावर 0। तो मतलब यहाँ पे जो आपका A है जिसको हमने अल्फा लेट करा था, A की पावर वो कितनी आएगी 0,
और b की पावर कितनी आएगी 3। ऑर्डर कितना है 3, 0 + 3 = 3। पर हमें क्वेश्चन में रेट के रिस्पेक्ट में पूछा है तो रेट कितना बनेगा k b की पावर 3। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी के ऊपर पावर नहीं मेंशन है तो मतलब वो कितनी होती है 1 होती है। तो ये क्वेश्चन को टिक मत कराना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने ध्यान रखना। चलिए, एक नीट वालों के लिए ये भी क्वेश्चन अच्छा सा एक, ठीक है। आजकल इसके भी ट्रेंड बढ़ रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है, ए से बी बना रहे हैं, टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ रिएक्शन इज। तो आपको बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो इतना तो हम सबको याद है कि जो हमारे पास रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्लो रिएक्शन के ऊपर। तो मतलब ये जो रिएक्शन आपके पास स्लो दे रखी है, ये आरडीएस मींस इसी के बिहाफ के ऊपर आप क्या कैलकुलेट करोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं a + c K2 और ये b जो कि आपके पास स्लो रिएक्शन, तो मतलब ये हेल्प करेगी रेट को डिटरमिन करने के लिए। अगर ये रेट बता रही है तो रेट क्या होता है, जो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये K कंसेंट्रेशन ऑफ A साथ में कंसेंट्रेशन ऑफ क्या आएगी, C आएगी। अब फास्ट रिएक्शन में चलते हैं तो A K1 C फास्ट लिखो। तो मैं यहां पे इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग देखता हूं। A K1 क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बताना है, K1 बताना है, तो ये क्या है C फास्ट है। तो अगर मैं लिखूंगा K1 प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन में किसकी कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे होता है, आप पढ़ते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर उनको सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या बनाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज अवर प्रोडक्ट, दिस इज अवर रिएक्टेंट। तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसी को मैं क्या लिख दूं, मैं इसको कंसेंट्रेशन सी ही टर्म में लिख दूं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भरने के काम आ जाएगा। तो ये बनेगा K1 और यहाँ पे अच्छा K2 था तो इसको आप K2 लिख लीजिए, क्वेश्चन में K2 के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो ये साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगी A। इसके डाटा को यहाँ पे पुट करो क्योंकि मुझे तो रेट ही बताना है। तो रेट क्या होगा K2 साथ में A, C की वैल्यू क्या आ जाएगी K1 साथ में क्या है A। तो जो रेट है वो आपके पास क्या बन जाएगा K2 मल्टीप्लाई बाय K1 और A का बच्चों क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो K2 K1 और A का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये ऑप्शन जरा ठीक कर लेना। तो ये क्या बनेगा K1 K2 A की पावर 2। तो मतलब सी ऑप्शन ये, जस्ट इसको जस्ट आपने रीअरेंज करके लिख लेना। डन, आगे आप करना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आए तो ध्यान रखना, स्लो और क्वेश्चन पूछ देख लेना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। स्लो रिएक्शन रेट डिटरमिन होगी, उसका आपने रेट बना देना। फिर आपने देखना है कि फास्ट रिएक्शन में किसके परस्पेक्टिव में बोला है कि इक्विलिब्रियम। तो बस जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सी लगा तो मैंने सी के परस्पेक्टिव में बना के उसके डाटा को यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया और मैंने रेट निकाल दिया। रेट इज इक्वल टू K2 इंटू K1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा A2। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका। The value of enthalpies of reactant and product are X and Y respectively. If the activation energy for the backward reaction is Z, then the activation energy for the forward reaction is। ठीक है, तो हमें enthalpies दे रखी है X and Y, उसमें हमें बोल रखा है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की Z है तो हमें बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की कितनी होगी। ये एक नए तरह का क्वेश्चन है तो ये आपने ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। चलिए, तो मतलब कि आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की इंथैल्पी बताइए। तो मैं जो डाटा पहले गिवन है वो लिख देता हूं। पहले हमारे पास क्या गिवन है, इंथैल्पी। किसकी इंथैल्पी, ऑफ रिएक्टेंट की इंथैल्पी। कितनी दे रखी है रिएक्टेंट की इंथैल्पी, दैट इज एक्स जूल पर मोल दे रखी है। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला है इंथैल्पी। किसकी इंथैल्पी है, इंथैल्पी है हमारे पास प्रोडक्ट की, जो कितनी है y जूल पर मोल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलो। अब उसके बाद उसने बोला एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। कितनी मेंशन कर रही है? Z जूल पर मोल। अब हमें बतानी है एक्टिवेशन एनर्जी किसकी? फॉरवर्ड की। अच्छा, अब ये तो सबको याद होगा, डेल्टा H दैट इज प्रोडक्ट माइनस क्या होता है? रिएक्टेंट। याद है, लिखते थे आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बट एक केस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कब लगाते हैं? जब हमारे पास क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन देखा भी था। अच्छा, जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो ये भी डेल्टा एच क्या होता है आपके पास? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माइनस क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड। क्या चलती है ये आपके पास? बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड। चलिए, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना के आपको बताऊं, ग्राफ वैसे डिपेंड करता है रिएक्शन एंडो है या रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। तो अगर आपके पास एक ग्राफ इस तरह से होता है और एक ग्राफ होता है आपका इस वे से, तो आप देख के बता पा रहे हो यहां पे एनर्जी क्या है? कम। यहां पे एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ कौन सा है? एंडो। और ये कौन सा है? एक्सो। डिपेंड करता है कि आपके पास एनर्जी कहां पे ज्यादा रिलीज हो रही है। जैसे यहां पे देखिए आपके पास, एक मिनट यहां पे, चलो मैं साफ साफ करके ग्राफ दिखा देता हूं कि आपके पास दो तरीके के ग्राफ, एक बार ग्राफ देख लो, ग्राफ से आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड का आइडिया लगेगा। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है, और यहां पे आती है आपकी एनर्जी। देखिए, आपके पास अगर तो एनर्जी कम है और ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, तो आप सबको पता है कि हाँ, अगर रिएक्टेंट A प्लस बी है तो उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट करके कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें? प्रोडक्ट में। तो आपके पास जितनी जल्दी वो कन्वर्ट होगा आपके प्रोडक्ट में, लाइक दिस। तो देखिए, यहां से यहां तक जाने के लिए उसे एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो एनर्जी क्या देनी पड़ रही है? बहुत ज्यादा। तो अगर एनर्जी देनी पड़ रही है उसको रिएक्शन होने के लिए, तो वो ग्राफ कैसा होगा आपका? एंडोथर्मिक। ग्राफ कैसा होगा? एंडोथर्मिक। सेम लाइक दैट, अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी जाने के लिए उसको एनर्जी कम देनी पड़ रही है और वो एनर्जी रिलीज क्या कर रहा है? ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। ये पहचान होती है आपको याद रखने के लिए। अब क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में मान लीजिए ये रिएक्टेंट है ए बी और ये प्रोडक्ट बना रहा है सी। ये भी ए प्लस बी, प्रोडक्ट क्या बना रहा है? सी प्लस बी। तो हम बता सकते हैं यहां से यहां तक जाने के लिए ये है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की, और यहां पे है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो इसे बोलते हैं बच्चों बैकवर्ड और इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। सेम, ये है फॉरवर्ड और ये है बैकवर्ड। तो ये मुझे एक बार क्लियर करना था आपको कि फॉरवर्ड किसे बोलते हैं और बैकवर्ड किसे बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दिस इज फॉर एंडोथर्मिक एंड दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो जो हमारे पास डेल्टा एच होता है वो आपके पास होता है कि आपने क्या करना है? रिएक्शन में वापस आना है। तो वापस आना है दैट मीन्स आपका फॉरवर्ड माइनस क्या चलता है? बैकवर्ड। तो एनर्जी ऑफ, यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अच्छा, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मीन्स प्रोडक्ट कितना दे रखा है? y, और माइनस क्या हो जाएगा? x। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिख दें? y माइनस EF। ये है फॉरवर्ड। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था बच्चों? बैकवर्ड दे रखा था। क्या दे रखा था? बैकवर्ड, जो कितना था? z। तो हमें बताना है फॉरवर्ड के लिए, तो ई फॉरवर्ड कितना बनेगा? y माइनस एक्स, और ये इधर आएगा तो प्लस का क्या बनेगा? z। तो आपका रिलेशन क्या बनेगा? EF इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस z। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहां पे है? y माइनस एक्स प्लस z। तो ऑप्शन बनेगा डी। तो याद रखना, यहां पे डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट दे रखा था, रिएक्टेंट दे रखा था, डाटा पुट करा। यही तो मैंने बोला डेल्टा एच ई फॉरवर्ड माइनस क्या होता है? ई बैकवर्ड। तो जिसमें मैंने डेल्टा एच की वैल्यू y माइनस एक्स पुट कर दी और ई बैकवर्ड हमें मेंशन कर रखा था, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ई फॉरवर्ड दैट इज y माइनस एक्स प्लस क्या होगा? z।
यहाँ पे मैंने आपको दोनों ग्राफ बता दिए। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लग रही है कहां पे जाने के लिए, प्रोडक्ट, तो मीन्स मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी कम लग रही है बट रिलीज क्या हो रही है, ज्यादा, तो इसे क्या बोलेंगे आप, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो यहाँ पे मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 45 क्वेश्चंस खत्म कर दिए एंड इनऑर्गेनिक के हमने टोटल 30 क्वेश्चन देख लिए। तो आज मैं आपको अब आने वाली वीडियो के बारे में बताऊंगा कि जिसमें हम आगे अब कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा मैकेनिज्म बेस्ड, कुछ आपने तब तक आपने आयुपैक, आइसोमेरिज्म एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आपने नेमिंग रिएक्शंस को रिकॉल करके रखना है, क्योंकि अगर आपको नेमिंग रिएक्शंस नहीं आ रही होंगी पेपर में तो वो आपके क्वेश्चन को क्या कर देंगी, गड़बड़ कर देंगी, वहां पे आपको टाइप ही नहीं पहचान नहीं आ पाएगी। तब तक आप रिएक्शंस, उनके रिएजेंट्स इतना पढ़ के रखना कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म बेस के ऊपर रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।